ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, रिंग चेन के बारे में। और अब आपको आइडेंटिफाई करना तो आ ही गया होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो उनमें चेन पोजीशन रिलेशनशिप है या रिंग चेन है या मेटामर है या फंक्शनल है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो या एक नॉन कंपाउंड हमारे पास हो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कोई और तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक हम पहुंच सकें, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और उसके बाद हम उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पर ये बता पाएं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग कितने आइसोमर्स बन सकते हैं या कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं DU। सो ये DU का जो फुल फॉर्म है दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये रिप्रेजेंट करता है कि उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है या साइक्लिक रिंग है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक सिंपल सा मॉलिक्यूल इथेन। अब हम और इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन नहीं करा सकते हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन को जोड़ पाना पॉसिबल नहीं। तो इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। मैक्सिमम सैचुरेटेड लेवल पर ये मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मान लो हमने लिया अल्कीन। अब इसमें अगर हम H2 का एडिशन कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल का करा सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था? 1 था। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कितने मॉलिक्यूल H2 गेन करने पर, कितने मॉलिक्यूल H2 गेन करने पर वो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है हमको, कितने की जरूरत पड़ी, कितने H2 की जरूरत पड़ी। ठीक है, हम मतलब ये बोल सकते हैं कितने मॉलिक्यूल ऐड करने पे वो कन्वर्ट होकर के सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेगा। ओके, मतलब अब उसमें और ज्यादा सैचुरेटेड मतलब क्या? जिसमें और ज्यादा एडिशन H2 का ना हो सके। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिया डाइन। अब डाइन में कितने मॉलिक्यूल H2 ऐड हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए 2 ऐड हो सकते हैं। 2 ऐड हो सकते हैं तो ये नॉर्मल पेंटेन बना लेगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम अल्काइन लेते हैं जी, तो अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है। हाँ। और एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल H2 ऐड करके सैचुरेट होगा? 2 मॉलिक्यूल। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में जो अल्काइन है इसमें DU जो है 2 है। 2। अगर हम साइक्लिक मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे मैंने साइक्लोप्रोपेन लिया, तो इसका फॉर्मूला है C3H6। देखा जाए तो ये साइक्लिक फॉर्म अगर रहेगा तो ये कोई H2 मॉलिक्यूल गेन नहीं करेगा। लेकिन हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि कितने मॉलिक्यूल H2 गेन करने पर, एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल H2 गेन करे कि वो सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड बने। अच्छा, मेन बात है ओपन चेन में, मतलब साइक्लिक नहीं, ओपन चेन। तो अगर H2 गेन करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू ईथेन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रत्येक साइक्लिक रिंग में, ईच साइक्लिक रिंग has 1 degree of unsaturation. Each alkyne has 2 degree of unsaturation. Each alkene has 1 degree of unsaturation. Diene, इसमें कितना होगा? 2 degree of unsaturation. डायन में कितने भी लिख सकते हैं। ओके, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें भी एक DU रहेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 DU रहेंगे। मतलब अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो 1 DU होगा, ट्रिपल बॉन्डेड है तो 2 होगा, और साइक्लिक, हर साइक्लिक रिंग में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ऐसे समराइज कर सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड का मतलब 1 DU, ताकि फिर हमको देखना नहीं पड़े कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक पाई बॉन्ड है कि डबल। एक पाई बॉन्ड 1 DU, एक रिंग 1 DU। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो DU जो है इसको दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोला जाता है DBE। सो व्हाट इज DBE? इट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और ऐसे इसका एक नाम और आजकल काम आता है,
इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसको ऐसे लिखते हैं IHD। सो इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये सब चीजें एक ही है, इंडेक्स एक ही है ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तो ये सब चीजें क्या है, ऑल आर सेम चीज है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इसमें हम लोग डायरेक्टली पहले DU निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बेंजीन। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है DU। तो DU कैसे कैलकुलेट होगा? 3 तो हो जाएंगे डबल बॉन्ड और 1 हो जाएगी साइक्लिक रिंग। तो इसमें टोटल DU हो जाएंगे 4, ठीक है, 4 DU हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास नैप्थलीन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एरोमेटिक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2। तो टोटल DU कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास, कोई जरूरी नहीं कि मतलब हाइड्रोकार्बन ही हो, जैसे एक और एग्जांपल है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। सो दिस कंपाउंड इज एज्यूलिन। तो एज्यूलिन के लिए DU कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो 5 ही है, 5 है, साइक्लिक रिंग 2 होगा, तो DU विल बी 7। इस तरीके से कर सकते हैं। और कई बार फंक्शनल ग्रुप में भी DU छुपा रहता है, जैसे मान लो कि यहाँ CN बना दिया। अब स्टूडेंट्स ने देखा कि भाई पाई बॉन्ड 3 है, साइक्लिक रिंग 1 है, DU 4 बोल देते हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंपाउंड क्या है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है। और इस फंक्शनल ग्रुप को जब आप बनाओगे, देन यू विल कम टू नो कि इसमें 3 बॉन्ड्स हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर अगर लिख ले बच्चा तो आंसर अपने आप से ही आए, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर बना डाला तो DU झिंगा डाला, तो DU की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितने? 3, 4, 5 और एक रिंग। दैट मीन्स इसका DU होगा 6। ओके, तो 6 DU हो जाएगा इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं, NO2 हमने यहां लगा दिया। और मेरे हिसाब से बच्चों को अब ये पंगा तो होने से रहा कि वो पाई बॉन्ड बना के ही दे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब जानते हैं। अब यहाँ पे वो बिल्कुल, मान लो ये दे देते हैं क्वेश्चन में, तो अब आपको बताना है कि इसमें DU क्या होगा। तो DU में अगर अपन देखें, 4 तो बेंजीन से ही आ गया, 3 पाई बॉन्ड और 1 ही है। जो NO2 ग्रुप है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, उसका ऐड हो जाएगा, एक DU यहां आ जाएगा। एल्डिहाइड है, CHO में भी एक, एल्डिहाइड में भी एक पाई बॉन्ड, एक आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें? 4 तो साइक्लिक रिंग बेंजीन से आ गया, एक NO2 से आ गया, एक एल्डिहाइड से आ गया, तो टोटल विल बी 6 और अपना उसी पैटर्न में रखें तो 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर हो गए पाई बॉन्ड, एक रिंग, 6 आंसर। 6 आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका स्ट्रक्चर आपको दिया रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी। एक सेकंड सर, जैसे कि स्ट्रक्चर अगर दिया है, तो अपन ने जो बच्चे को बोला, अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बोल दिया मतलब, ताकि बच्चे को फॉर्मूला टाइप में याद हो जाए। बिल्कुल। DOU की अगर अपन बात कर रहे हैं, DU की बात कर रहे हैं, तो अपन ऐसे लिख दे एक ही बार में, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जो अपन ने बोला उसी को मैं लिख रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स कर दे, साइक्लिक रिंग्स, ठीक है सर। तो यहां पे अगर बच्चा इन दोनों को ऐड कर लेता है तो उसका DU पता चल जाए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो स्ट्रक्चर को देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो, नंबर ऑफ रिंग गिनो, कितनी भी रिंग है ऐड करो, DOU का आंसर। बिल्कुल। तो जैसे अपन इसमें देखें, कई बार मैंने बोला आपको कि फॉर्मूला गिवन रहता है, जैसे C3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, हाँ, यस, C3H4। हमें नहीं पता कि क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, तो इसका फॉर्मूला भी है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, DU कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन, ओके, +2 -m + T। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन +2 -m + T। यहां पर C क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिल्कुल, ठीक है, कितने कार्बन एटम्स उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ
मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स हम जानते ही हैं। अब मोनोवैलेंट कोई सा भी हो जाए, Yes. चाहे हेलोजन आ जाए उसके अंदर। हाँ, मतलब जिसकी जो वैलेंसी है वो 1 हो। और अभी अपन ने जब डिस्कस किया था मेटामर्स, बिल्कुल करा तो मोनोवैलेंट के बारे में हमने बातचीत करी भी थी, ठीक है। और टी का मतलब है भाई ट्राइवैलेंट एटम्स, जिसकी वैलेंसी क्या हो। अच्छा, एम फॉर मोनो, ताकि टेंशन भी नहीं, याद रखना भी इजी है। एम फॉर मोनो और टी फॉर ट्राइवैलेंट एटम्स। अब जैसे अगर अपन मोनोवैलेंट की बात करें तो कौन कौन से एटम हो सकते हैं? ज्यादातर सारे हेलोजन, हेलोजेंस, क्लोरीन, बिल्कुल, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कुछ भी आ जाए, ये सब मोनोवैलेंट कोई सा भी आ जाए, कोई सा भी आ जाए। वैसे ट्राइवैलेंट क्या क्या हो सकते हैं जिनकी वैलेंसी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी आ गया, फॉस्फोरस, बिल्कुल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब। और इसको मैं एक और बात बोल रहा हूँ, डाइवैलेंट, डी, हालांकि उनको मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, यस, ऑक्सीजन, डाइवैलेंट, सल्फर, और भी इनके नीचे की, ठीक है, और जो भी इसके अंदर आ सकते हैं जिनकी 2 वैलेंस, मतलब इनकी टेंशन नहीं करनी बच्चे को, मतलब ये हमें काउंट नहीं करना है, ये परेशान नहीं करते डीओयू, परेशान नहीं करते। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं क्यों परेशान नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास अगर मीथेन मॉलिक्यूल है, आप जानते हो कि जो मीथेन मॉलिक्यूल है सैचुरेटेड है। अगर आपने एक डाइवैलेंट एटम इसमें जोड़ा, ऑक्सीजन, तो आपने एच को हटाया और ऑक्सीजन को जोड़ा, फिर एच लगाना ही पड़ेगा आपको। तो इनके आने से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड इसमें नहीं कर रहे। ना तो इसने एच को एक्स्ट्रा लिया, ना एच को कम, ना तो हाइड्रोजन दिया ना लिया, और इसके आने से डीयू में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए हम इनको ऐड नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। सी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, एम रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ये सारे, क्योंकि जब हाइड्रोजन की जगह मोनोवैलेंट लगाओगे तो चेंज तो आएगा, और टी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स। इसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके भी देखते हैं। इसको आप कॉपी यही दिया हुआ है। हाँ, तो अगर केवल ही हाइड्रोकार्बन दिया है तो अपन डायरेक्ट इसको अल्केन से भी कंपेयर कर सकते हैं, और डीयू से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने डीयू से निकाला है, फटाफट आंसर, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 माइनस 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो इसमें डीयू 2 है, इसका मतलब अगर अपने को ये पता चल जाए कि इस कंपाउंड का डीओयू 2 है तो फिर आइसोमेरिक में मदद मिलेगी। मदद इसलिए मिलेगी, इसमें 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती है, अगर 3 में 2 रिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड हो सकता है। हाँ, तो यहां से स्ट्रक्चर, यहां से हमें कुछ हेल्प मिलने वाली है, इसीलिए मैं पहले डीयू बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन पहले इस पे करते हैं। जैसे कि मैंने कंपाउंड लिया C6H12O6, सब जानते हैं कि ये कंपाउंड का नाम क्या है। सो दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये कंपाउंड में लेता हूं C6H8, ओके। एक कंपाउंड में लेता हूं C7H9, ओके, सॉरी C7H10, ठीक है। एक कंपाउंड में ले रहा हूं C6H4N, ओके, C5 ले लेते हैं इसमें। अब इनके हम क्या करते हैं, एक एक करके डीयू निकालते हैं। तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला है, ठीक है, C6H12O6, और इसके लिए डीयू हम कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2 माइनस 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज व्हाट, 1 आ जाएगा, और आना भी चाहिए, ठीक है, ये इसके बारे में पता चलेगा आपको। इसमें देखो C6H8, इसके लिए डीयू हम कैलकुलेट करते हैं, आ जाएगा हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2 माइनस 8, ओके। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 6, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। 3 आ गया, 3 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखें C7H10, इसके लिए डीयू निकालते हैं हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 2 माइनस 10, सो 14 प्लस 2 16 माइनस 10 6 by 2 दैट इज 3, ये आ जाएगा। इसके लिए हम डीयू निकालते हैं, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सो हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2 माइनस 5, ये मोनोवैलेंट एटम है, ये मोनोवैलेंट है,
ये ट्राइवेलेंट मोनोवेलेंट है मोनो, ये ट्राइवेलेंट आ गया। इसका DU तो लगभग ज्यादा ही इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 12 + 2 14, 5 के आसपास जा रहा है क्या? 15, 15 - 5 10, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना है। पहले हम आइडेंटिफाई कर लें मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, और उसके बेसिस पर हम DU कैलकुलेट, फॉर्मूला के बेसिस पे तुरंत बन रहा है आइडिया। बिल्कुल बन रहा है। अब एक चीज है, जैसे कि अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल C6H14, ये क्वेश्चन दिया जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, DU कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कहीं कोई रिंग की और पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। यस, तो हमने DU कैलकुलेट किया, ये हो जाएगा 2 × 6 + 2 - 14, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में ना तो कोई साइक्लिक रिंग बन सकती है, और ना कोई डबल बॉन्ड बन सकता है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। अल्केन हो गया तो इसका मतलब अल्केन है, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में 6 कार्बन है। अब हमें इसके टोटल पॉसिबल मॉलिक्यूल्स क्या बन सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। अगर यहां DU 1 होता तो फिर एक पाई बॉन्ड भी हो सकता था। DU अगर 1 हो जाए तो 2 पॉसिबिलिटीज, या तो एक डबल बॉन्ड आ जाए, या एक रिंग हो सकता है, या एक साइक्लिक रिंग बन जाए। बिल्कुल सर, ये पॉसिबिलिटी है। तो आइसोमर्स बनाने में अपने को हेल्प करेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई हम सोचेंगे ही नहीं कि हम अल्कीन बनाए, क्योंकि DU 0 है। हम सोचेंगे ही नहीं कि साइक्लिक बनाए, क्योंकि DU 0 है। अगर मान लो 2 हो जाता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो जाता है। अगर DU 2 आ जाता है, तो इसमें देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, हाँ, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक हो सकता है, हाँ जी, और या फिर 2 साइक्लिक हो सकता है। तो ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी पूछे जाते हैं, मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो DU 1 पे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ये आइडिया रहे कि या तो डबल बॉन्ड बनाना है या साइक्लिक रिंग बनाना है। उसमें कई बार वो मेंशन करता है कि ओनली ओपन चेन ही बनाइए, या केवल साइक्लिक बनाइए, तो वो क्वेश्चन और थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, और मैंने आप लोगों को बताया कि इसका पहले क्या निकालना है, DU हमने निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, DU विल बी इक्वल टू ½ × 2 टाइम्स ऑफ 4 + 2 - 10, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें अल्कीन नहीं बनाना है, साइक्लिक रिंग भी नहीं बनाना है। तो अब क्या करें, इसका स्ट्रक्चर बनाएं। बिल्कुल, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मैक्सिमम कार्बन एटम चेन में बना दीजिए। मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, और इस तरीके का एक ही स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं इसमें वैलेंसी पूरी करता हूं, हाँ, एक बार तो करके देख लेना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ब्यूटेन है, बिल्कुल सर, और अगर आप काउंट करोगे 3 to 4 10 ओपन चेन सिस्टम, तो सबसे ज्यादा कार्बन जो मेन चेन में बन सकते हैं बना दो। बिल्कुल। फिर अब आपको क्या करना है, आइसोमर दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, जो इसका आइसोमर होगा। तो एक कार्बन निकाल लो मेन चेन में से, और साइड चेन में यहां पे पटक दो इसको। तो दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही एक एक करके कार्बन कम करते जाओ, साइड चेन में डालते जाओ, तो स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल को हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको आइसो कॉमन है ब्यूटेन भी कह सकते हैं, जो इसका कॉमन नेम है। अब सर देखो, इतना अच्छे से हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, और बच्चा आजकल स्मार्ट भी है, तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन सर कुछ बच्चे थोड़े से अलग भी होते हैं। तो जनरली देखो, मेरी क्लास में जो इस तरह के बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सा मतलब शुरू से नहीं पढ़े होते हैं, वो कई बार यूं आके आ जाता है कि सर देखो हम इसके आइसोमर बना रहे हैं, और वो मेरे पास ऐसे आइसोमर बना के ले आते हैं। अब मैं H नहीं लिखता हूं, क्योंकि समझ गए अपन कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूं बोल देते हैं कि सर एक तो ये लिख के आ गया। फिर वो यूं कहेगा कि देखो गुरुजी, एक में ये बना के आ गया। फिर वो कहेगा कि गुरुजी एक ये बना दिया मैंने। फिर वो ऐसे करके माहौल, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है, वो सारे माहौल बना के ले आता है। सही बात है। तो यहाँ पर अपन बच्चे को यहाँ पर इस तरीके से, मतलब आप कैसे इस तरह के बच्चे को फिर ट्रीट करते नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो ऐसा है ना, समझाने की बात है, कैसे भी बना लो जिगजैग, चेन तो 4 की है, 4 की ही है। दूसरी बात, IUPAC नाम तो जानते हो, IUPAC नाम दे दोगे तो पंगा ही खत्म है। पंगा खत्म। IUPAC नाम से आप चेन की नंबरिंग करोगे, ब्यूटेन,
यानी जो दिमाग लगा रहा है सारी चीजें एक ही। नहीं, भोले हैं बच्चे मैं मानता हूं कि भोले हैं, लेकिन इतने नहीं है कि नाम न लिख सकें। अब सब सीख चुके हैं और नाम लिख लेंगे तो फिर इस तरह की डाउट्स आने नहीं चाहिए। मतलब आप इस चेन को आप ऐसे लिखो, बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ये सबसे सही तरीका है। इसी में ज्यादा बना के लाते हैं क्योंकि एंगल तो 109.5 है, ये करेक्ट तरीका लिखने का, जिगजैग। अब आप इसको ऐसे लिखो। देखो चित्रकारी सबको आती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन हर जगह करनी नहीं है। ये सब सेम है। ओके, तो आगे बढ़े। इसमें अगर आपने 3 की मेन चेन बना ली, ये सब गलत है, ये सब सेम है। मतलब ये आइसोमर्स नहीं आइडेंटिकल। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि लास्ट वाली जो वैलेंसी के कार्बन को ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, पेरेंट कार्बन चेन में ही आएगा। बिल्कुल सेम आएगा। तो जैसे हमने 3 की मेन चेन बनाई, तो अब आपकी वही बात मुझे याद आ गई कि 2 की मेन चेन बना ले और इसको साइड बना दे, और सर ये बच्चा एक ऊपर लेके आता है डाउट। तो ये जो साइड चेन्स है, साइड चेन थोड़ी है, साइड चेन थोड़ी, ये मेन चेन बन चुकी है। और ये वही कंपाउंड है 2 मिथाइल। तो इस केस में अच्छी बात ये आ गई कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बना डाला तो फिर आइसोमेरिज्म का कंफ्यूजन दूर कर डाला, बिल्कुल दूर कर डाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि थोड़ा और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, और इसमें भी हम C6H14 में सबसे पहले क्या करेंगे, DU कैलकुलेट करेंगे। एंड DU विल बी हाफ इंटू 2 times of carbon plus 2 minus 14 and it will be 0। मजा आ गया। DU 0 हो गया। DU 0 बोले तो क्या, साइक्लिक की पॉसिबिलिटी खत्म, पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी खत्म। मजा आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए जी? 6। ओ, पहला तो 6 ही बन जाएगा। तो हमें सारे एक साथ मेन चेन में बना ले, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अब आप इसको कैसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ, डिजाइन बनाना चाहते हो, ठीक है, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, ये सब नॉर्मल हेक्सेन है या हेक्सेन है। तो इसको बार बार काउंट करने का मतलब है समय की बर्बादी, ठीक है। चित्रकार नहीं बनना है हमें, ठीक है, हमें पढ़ाई से मतलब है। सही आंसर तक 5 कार्बन एटम, एक ठो मिथाइल हम इधर लगा दें सेकंड पोजीशन पर, हम 5 कार्बन की मेन चेन बना लें, एक ठो मिथाइल हम इथे लगा दें। क्या ये दोनों सेम होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? आईयूपीएसी जिंदाबाद। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन, और ये हो जाएगा जी 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो दोनों ही सेम नहीं हो सकते, तो ये दोनों डिफरेंट है। अब कुछ बच्चे यहां भी लगा सकते, यहां भी लगाइए, लगाते हैं, लगाइए, तो वो वहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक कार्बन, मतलब ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। जी, उसी तरीके से ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो आप यहां लगाओ चाहे, यहां बात तो एक ही है, तो एक यहां। अब ऐसा नहीं कि ऊपर लगा देंगे अलग हो जाएगा, सेम ही रहेगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें टोटल कार्बन आइटम 6 है, तो 5 मेन चेन में आ गए, 5 मेन चेन में यहां आ गए, तो एक आपने निकाल लिया। अब हम 2 कार्बन निकाल लेते हैं और 4 की मेन चेन बना लेते हैं। मजा आ गया। पेरेंट कार्बन चेन छोटी कर दी हमने। 2 कार्बन हमारे पास है, अब 2 कार्बन हम दोनों के दोनों एक ही कार्बन पर लगा दें। ये क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2। और दूसरा ये हो सकता है हम लेफ्ट में लगा दें। लगाएगा बच्चा, तो लगाते वो समझ भी जाएगा, लगाते ही समझ जाएगा। इन दोनों का नाम सेम आ रहा है, नंबरिंग तो ये सोच तो सकते हैं हम, लेकिन करना आइसोमर नहीं है। यस, आइसोमर नहीं है। फिर हम क्या करें, 2 मिथाइल है हमारे पास, और उनको कहां लगा दें, आजू बाजू। ये डिफरेंट हो जाएगा, ये 2,3 है, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये कुछ पॉसिबिलिटी बना लेता है सर, लेकिन बच्चा फिर वही बात, आईयूपीएसी नाम देगा तो सही हो जाएगा, लेकिन बच्चा लेके आता है सर, ये काहे नहीं है। आप बोलोगे आईयूपीएसी, लेकिन बच्चा सर फिर अगेन मासूम, बच्चा मासूम है। 4 कार्बन की चेन बनाता है वो। हाँ जी। और फिर वो यहाँ कहता है कि सेकंड कार्बन पे 2। हाँ, ये मैं भी बोलने ही वाला था सर, आपने जस्ट जो है मतलब छीन ली मेरे मुंह की बात। अगर जब आप इसको बनाते हो तो नाम तो यहां से लिखोगे, लॉन्गेस्ट चेन पे जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन 5 की हो गई तो ना? फिर वो पेरेंट कार्बन चेन ये नहीं आ सकती। ये आएगी, मतलब हम यहीं पहुंच गए, तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, यही पहुंच गए। ये आइसोमर नहीं है, सेम है। तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो दिस इज ओनली
चित्रकारी। यानी सर आपने जो बताया उसमें मेरे को इतना समझ में आया कि हमको क्या करना है, पहले तो जितने कार्बन दिए हैं हाँ जी उतना लॉन्गेस्ट चेन बना लेना है, बिल्कुल। और फिर हर बार एक कार्बन कम करना, जैसे यहाँ पर एक कार्बन कम किया और फिर उसी में कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो बनानी, तो वो भी बनानी। जैसे आपने पहले यहाँ किया फिर यहाँ कर लिया, उसके बाद पॉसिबिलिटी 1 कार्बन की तो खत्म हो गई, बिल्कुल। फिर अपन ने एक और कार्बन कम किया तो 4 कार्बन की चेन बन गई, और फिर वहां पर पॉसिबिलिटी लगाई सब्स्टिट्यूएंट की। ऐसे करके अपन बना, ऐसे करके बनाना है। और इसमें जैसे कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर 3 की हम मेन चेन बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल कोशिश तो कर ही सकते हैं, ट्राई तो करता ही है, बिल्कुल। तो अब वो पहली बार में तो देखो कोई भी बनाएगा। अब 3 कार्बन आपने मेन चेन में 3 आपको एडजस्ट करने हैं, एडजस्ट तो आप यहाँ एडजस्ट कर लो, एक यहाँ एडजस्ट कर लो, और कर लो। अब थोड़ा सा एक स्टूडेंट यहाँ भी एडजस्ट करता है, उसको बाद में बोलना पड़ता है भाई 5 तो बॉन्ड बना, 5 वैलेंसी नहीं होती है तो कार्बन को कितनी बॉन्ड बनाने की इजाजत है? 4 की, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो गलत, यहाँ पर खतरनाक, इसको अपन हटा देते हैं। अब दूसरा ये है कि यहाँ बॉन्ड बना लेता है, तो फिर गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि हम ये बना चुका हूं, क्योंकि ये मेन चेन तो 4 की हो गई ना, तो यहां पर 3 की मेन चेन बनाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिल्कुल कि मेन चेन जो है वो 4 की रहेगी, 3 की मेन चेन बन जाए, ये हो नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, लेंथी होते हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं आपको, और ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम में, ये हम होने नहीं देंगे। और ऐसे सर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा डिपेंड करते, प्रैक्टिस पे डिपेंड, मतलब इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, टोटल तब बात बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, C3H6Cl2। अब इसमें देखो दूसरे एटम आ गए, हेलोजन आ गए, बट कांग्रेचुलेशंस, हेलोजन मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट। तो यहां पर हम इसका DU निकालते हैं, ये आ जाएगा 1/2 into 2 times of 3 plus 2। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही मोनोवैलेंट है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। मेरे से तो पहले बच्चा निकाल लेगा, अब तो फटाफट उसको फॉर्मूला रट गया होगा, बिल्कुल 0 लिख देगा 2 सेकंड में, अब तो 0 तो यहाँ पर भी DU 0 हो गया, और DU 0 हो गया तो लाइफ जिंगल आला, क्योंकि डबल बॉन्ड साइक्लिक बनाने का कोई झंझट नहीं है। कुल मिलाकर के हमें 3 कार्बन तो बनानी है, 3 कार्बन की। अब ये 3 कार्बन की चेन हमेशा क्या रहेगी? स्ट्रेट। कोई ये सोचे कि 2 मेन चेन बना लूं, 1 कार्बन यहां बना लूं, तो ये हो नहीं सकता, तो फिर ये गलत है, इसको तो भाई भूल ही जाओ आप, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 तो मेन चेन ही बनेगी। अब हमारे पास 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को हम कैसे लगा सकते हैं? एक 1 पे लगा लें, दूसरा भी 1 पे लगा लें, एक ही जगह दोनों, एक ही जगह लगा लें। एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, सही बात, चेक कर लेते हैं। 3 2 5 6 सही है सर, H6Cl2। और ऐसे जो क्लोरीन एटम्स होते हैं, मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं, इनको बोलते हैं जेम या जेमिनल या जेमिनल। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं जेम डाइक्लोराइड्स, जेम डाइक्लोराइड, बिल्कुल सर, जेम डाइक्लोराइड्स, ये एक पॉसिबिलिटी है इसकी। बिल्कुल सर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्लोरीन जो है इनको बीच में लगा लें, दोनों को एक साथ, दोनों एक ही एटम पे, लेकिन मतलब ये भी क्या हुआ? 2 डाइक्लोरो, जेम, ये भी जेम, बट ये 1 डाइक्लोरो है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, बिल्कुल सर। और ये 2 डाइक्लोरो प्रोपेन है। दूसरा ये हो सकता है कि हम क्लोरीन को अलग अलग एटम्स पर लगाएं, एक को 1 पे लगा लें, दूरियां बढ़ा रहे हो, यस 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया ये, ठीक है। मगर ऐसे जो एडजेसेंट एटम पर हैलोजन लगे होते हैं, इनको बोलते हैं विसिनल। ये जेमिनल, ये विसिनल, एडजेसेंट पे है सेम ग्रुप तो विसिनल, सॉरी एडजेसेंट पर है तो विसिनल, सेम कार्बन एटम पर है तो जेमिनल। और एक और बन सकता है इसमें, अत्याचार कर रहे हो गुरुजी आप, तो दूरियां और बढ़ा रहे हो आप तो। देखो एटम्स की दूरियां बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दूरियां बढ़ सकती हैं लेकिन दिल तो फिर भी मिले रहेंगे। ये तो सर बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य वाली बात है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। तो 1 और 3 पर हमने क्लोरीन लगाया, ना ये जेमिनल है ना ये विसिनल है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनका आपस में कोई ना जेमिनल है ना विसिनल है, और ऐसे भी ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग बन सकते हैं। कुछ हद तक DU ने काम आसान कर दिया। DU 0 होने से हमारा ध्यान भटकेगा नहीं कि साइक्लिक बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, हमें सिर्फ क्लोरीन एडजस्ट करने हैं।
ठीक है, और वो हम करेंगे या तो जेमिनल, ठीक है, इस तरह से 1-1 पे, दूसरे तरीके से 2-2 पर, या फिर विसिनल 1-2 पर, या फिर आइसोलेटेड।